Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Reborn to love my devil husband. च 32 एक्सीडेंट। ये सुनने के बाद आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, वाह यार, यह स्टोरी तो बहुत अच्छी लग रही है। सच में बहुत अच्छी है, मैं भी इसे पढ़ूंगी। धारा मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे भी यह स्टोरी बहुत पसंद आई है, मैं भी पढ़ने वाली हूँ। इंट्रो ही कितना अच्छा है, मैं सच में स्टोरी को पढ़ना चाहूंगी। उसकी बात सुनकर आयशा कहती है, लेकिन तुम पॉकेट एफएम की बात कर रही हो जिस पर यह स्टोरी है। मैंने सुना है वहां पर ज्यादातर स्टोरी अधूरी ही है, तो पढ़ने और सुनने से कोई मतलब नहीं है। मैंने भी कई ऐसी स्टोरी देखी जो अच्छी है, जो बहुत अच्छी होती है लेकिन बीच में फिर बंद हो जाती है। इसलिए मुझे वहां पर स्टोरियां पढ़ना पसंद नहीं आता है। मुझे तो लेखक की ही गलती लगती है। उसकी बात सुनकर धारा मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें लेखक की गलती है? सिंपल सी बात है, अगर कोई अपनी स्टोरी लिख रहा है तो उसे बीच में इस तरह से नहीं छोड़नी चाहिए। हम रीडर भी कितना इंतजार करते हैं एक चैप्टर पढ़ने के लिए, लेकिन राइटर को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। उसकी बात सुनकर धारा कहती है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर इतनी सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, तुम इन्हें टाइम पर पेमेंट देती हो ना? क्या होगा अगर यह पूरे महीने लगन से काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और महीने के आखिर में जब उनकी सैलरी मिलने वाली होगी तब तुम ये कहकर मना कर दोगी कि आप लोगों ने जो काम किया है वह अच्छा काम नहीं था, इसलिए हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं दे सकते। तो वो क्या करेंगे? क्या वह फिर भी तुम्हारी कंपनी में उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन से काम करेंगे? उसकी बात सुनकर आयशा सोच में पड़ जाती है और वह कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। यही कि मेरी फ्रेंड भी एक राइटर, और इसलिए मुझे लगता है पॉकेट नॉवल वाले की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि राइटर लिखते हैं, लोगों को उनकी स्टोरी पसंद आती है, जिससे कि कंपनी उनकी स्टोरी को साइन अप भी कर लेती है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके उनके जो रीडर होते हैं वह कम होते चले जाते हैं। इसके बारे में लेखक को ही पता नहीं चलता है कि वह आखिर गलती क्या कर रहे हैं। इस तरह से एक पॉइंट पर आने के बाद जब रीडर बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं तो स्टोरी भी बंद हो जाती है। फिर जो थोड़े बहुत अर्निंग लेखक की हो रही होती है वह भी बंद हो जाती है। तो क्या ऐसे में फिर किसी लेखक को लिखने की इच्छा होगी? अगर रीडर चाहते हैं कि स्टोरी पूरी तरह कंप्लीट हो, अच्छे से चले, तो कंटिन्यू उस स्टोरी को पढ़ना चाहिए, जिससे लेखक को भी लगेगा कि हाँ वह कोई अच्छा काम कर रहा है। अगर रीडर को लगता है कि यहाँ पर स्टोरी डामाडोल हो रही है या ऐसा नहीं होना चाहिए था स्टोरी में, तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया करें। इस तरह से स्टोरी को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में राइटर पर ही एलिगेशन लगते हैं कि वह लोग अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो क्या ये बात सही है? आयशा को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। अगर आपको कोई स्टोरी पसंद आ रही है तो उसे लास्ट तक देखें, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसे बताओ कि वह लेखक इस जगह पर गलती कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं। कोई भी इंसान यह नहीं चाहेगा कि उसके काम की कोई इंसल्ट करे या फिर उसे कहा जाएगी वह प्रोफेशनल नहीं है। हर कोई अपना काम अच्छे से ही करना चाहता है। धारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, तो अब तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। अगर तुम्हें सच में स्टोरी पसंद आ रही है तो तुम पढ़ो और अंत तक पढ़ना उसे। अगर तुम्हें कहीं पर लगता है कि स्टोरी अच्छी नहीं है या उसमें कुछ फैक्टर गलत है तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे लेखक को भी पता चल जाएगा कि वह कहां पर गलती कर रहा है। उसकी बात सुनकर आयशा कहती है, ठीक है मेरी माँ, अब मुझे ये ज्ञान देना बंद कर चल कुछ काम करते हैं, वैसे भी मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसकी बात सुनकर धारा मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ठीक है, मैं तो बस तेरी मिसकंसेप्शंस को दूर कर रही थी। तेरी ही तरह और भी लोग जो यही सोचते हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुझे बता देना चाहिए। चल अब मेरा हो गया है, साथ में चलते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने ऑफिस से निकल जाती हैं। रीमा ने धारा को देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए जब तक धारा आयशा के केबिन में थी वह उससे मिलने तक नहीं आई थी। जब आयशा फाइल लेकर बाहर निकलती है तब रीमा अपने केबिन में से बाहर निकलती है, जो कि आयशा के केबिन के बगल में ही था। आयशा मैडम, क्या आप फाइल सबमिट करने के लिए जा रही है? मैं भी आपके साथ चलूं? आयशा उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि इसके बाद उसके साथ क्या करने वाली है ये तो उसे भी नहीं पता। वह मुस्कुराकर कहती है,
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस एक काम करना, मेरे केबिन में जाकर जितने भी चीज पड़ी हुई है उन्हें अच्छे से अरेंज करके तुम घर के लिए निकल जाना। ओके मैडम, जैसा आप कहें। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद आयशा और धारा वहां से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद रीमा एक पियून को अपना काम पकाकर वहां से तुरंत ही निकल जाती है। बाहर निकालकर वह जल्दी से अपना फोन निकलती है और त्रिशा को कॉल करती है। इस वक्त शाम का समय हो रहा था और उन लोगों की जो पार्टी थी वह रात की थी। वह पार्टी के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, एक साइड थी तो वह अपनी बहन को ठिकाने लगाने के लिए। हेलो त्रिशा, तुमने अभी तक एड्रेस सेंड नहीं किया है। तुम मुझे होटल का एड्रेस दो, मैं वहीं पर पहुंचती हूँ अपनी सिस्टर के साथ। और याद रखना अपना प्रॉमिस, आज मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा है ना, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम बस अपनी सिस्टर को अपने साथ लेकर आना, बाकी सब मैं देख लूंगी। इतना कहने के बाद वह फोन कट कर देती है और वह जल्दी से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन को भी तो पार्टी में आने के लिए मानना था। दूसरी तरफ अर्जुन के घर पर नंदिनी अब अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उसे घर में बहुत ज्यादा बोर फील हो रहा था। वैसे तो घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वह अपने नहीं थे। वह बस वहां पर काम करने वाले लोग थे, जिन्हें वह अच्छे से जानती तक नहीं थी, या यूं कहे कि उसे किसी से भी बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। उसे याद आता है कि सुबह आयशा उसे अपना फोन नंबर देकर गई थी। वह जल्दी से उस कार्ड को उठाती है और बाजू में रखा हुए था, जो कि आयशा ने उसे दिया था। उसे जल्दी से आयशा को फोन लगा देती है। 2-3 रिंग जाने के बाद ही आयशा अपना फोन उठाती है। आयशा ने पहले से ही नंदिनी के नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। हेलो नंदू, क्या हुआ? आपने इस वक्त फोन किया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर नंदिनी, जो थोड़ी देर पहले परेशान और मायूस महसूस कर रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रही थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप कब तक आने वाले हो? उसकी बात सुनकर आयशा कुछ सोचते हुए कहती है, नंदू अभी तो मुझे बहुत काम है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजती हूँ। उसकी बात सुनकर नंदिनी जल्दी से कहती है, नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका इंतजार कर लूंगी। आयशा उसकी बातों में घबराहट साफ महसूस कर सकती थी, जिसके चलते उसे समझ में आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। आयशा फिर उसे समझाते हुए कहती है, नंदू, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो अपनी बहन के पास। तुम चिंता मत करो, जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी फिर कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। धारा वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि उसके पास उसकी मम्मी का फोन आया था, इसलिए आयशा फिर फटाफट से चिराग को कॉल करती है। वह जैसे ही फोन करती है, चिराग तुरंत ही उसका फोन उठा लेता है। अर्जुन जब से गया था तब से वह उसका फोन उठा ही नहीं रहा था, इसलिए वह अपने ऑफिस में आ गया था। वह इस वक्त अपने केबिन में बैठकर एक फाइल में काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। जब वह देखता है कि फोन करने वाला कौन है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हेलो भाभी, कैसी हो आप? इस नाचीज को आपने कैसे कॉल कर लिया? भाभी के भैया, मुझे आपकी जरूरत है, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? अरे भाभी, आप पूछ क्यों रही हैं, डायरेक्ट हुक्म कीजिए। आपका हुक्म सर आंखों पर है, आपका हक बनता है, बताइए क्या करना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर आयशा मुस्कुराती है और कहती है, कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे नंदू का कॉल आया था। वह घर पर बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही है, तो क्या आप घर पर जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर हो? मैं चली जाती, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अभी फ्री है? चिराग कहता है, ठीक है भाभी, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, अपना काम आराम से कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छे हो चिराग भाई, थैंक यू। इतना कहने के बाद वह फोन रख देती है। अपने केबिन में बैठा हुआ चिराग जल्दी से अपने ब्लेजर को उठना है और अपना फोन लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे भी बहुत काम था, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी का नाम सुना, उसने तुरंत ही हाँ कर दी। उसे भी उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसका नाम सुनकर इतना बेचैन क्यों हो जाता है। आयशा अपनी फाइल सबमिट करके वापस ऑफिस की तरफ आ ही रही थी।
उसने ब्लूटूथ अपने कार से कनेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने अर्जुन को कॉल करके बता दिया था कि वह थोड़ी ही देर में फ्री हो जाएगी, वह उसे लेने के लिए आ सकता है। वह आराम से ड्राइव करते हुए जा रही थी कि तभी अचानक से पीछे से एक कार आकर उसकी कार को कोई टक्कर मार देती है। आयशा जिससे संभाल नहीं पाती है और उसका सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराता है, जिससे तुरंत ही उसके सर में चोट लगती है और वहां पर से खून निकलने लगता है। आसपास तुरंत ही भीड़ जम जाती है। जिस कार वाले ने उसे टक्कर मारी थी वह तो ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से कार को रिवर्स करके वहां से भाग जाता है। वह इंसान ये भी नहीं देखता है कि सामने जिसको उसने टक्कर मारी है क्या वह ठीक भी है या नहीं। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या रीमा अपनी बहन को फंसा पाएगी या इस बार होगा कुछ अलग? क्या चीज स्टैंडर्ड के लिए आयशा ने इतनी मेहनत की है वह उसे मिल पाएगा या नहीं? क्या रिएक्शन होगा जब अर्जुन को पता चलेगा आयशा के एक्सीडेंट का? आखिर चिराग को क्या हो रहा है, क्यों वो नंदिनी की इतनी फिक्र करता है? 33 पावरफुल इंसान। आयशा अपनी फाइल सबमिट करके वापस ऑफिस की तरफ आ ही रही थी। उसने ब्लूटूथ अपने कार से कनेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने अर्जुन को कॉल करके बता दिया था कि वह थोड़ी ही देर में फ्री हो जाएगी, वह उसे लेने के लिए आ सकता है। वह आराम से ड्राइव करते हुए जा रही थी कि तभी अचानक से पीछे से एक कार आकर उसकी कार को कोई टक्कर मार देती है। आयशा जिससे संभाल नहीं पाती है और उसका सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराता है, जिससे तुरंत ही उसके सर में चोट लगती है और वहां पर से खून निकलने लगता है। आसपास तुरंत ही भीड़ जम जाती है। जिस कार वाले ने उसे टक्कर मारी थी वह तो ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से कार को रिवर्स करके वहां से भाग जाता है। वह इंसान ये भी नहीं देखता है कि सामने जिसको उसने टक्कर मारी है क्या वह ठीक भी है या नहीं। अर्जुन को आयशा के ऑफिस के सामने खड़े हुए पूरे आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक उसे आयशा कहीं से भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन को किसी के भी वेट करने की आदत नहीं थी, यह पहली बार था जब वह किसी का वेट कर रहा था, वरना बड़े बड़े लोग उसका वेट किया करते थे। आज पहली बार उसको एक अजीब सा एहसास हो रहा था। यह एहसास उसे तब हुआ था जब उसने कई सालों पहले अपने माँ बाप को खाया था, और आज वही एहसास उसे एक बार फिर से हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में जगह कर रही थी। अर्जुन अपना फोन उठाकर आयशा को कॉल करता है, लेकिन आयशा उसका फोन नहीं उठाती है। वह 1 से 2 बार और ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट वही था। अर्जुन फिर थक हार के उसकी कंपनी के अंदर चला जाता है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वह बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मिस आयशा अभी अपने ऑफिस में है? अर्जुन अचानक से ही वहां पर पहुंच गया था, जिससे वह रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन अगले की पाल उसके चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अर्जुन था ही इतना ज्यादा हैंडसम कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। आखिर इंडिया में अर्जुन को कौन नहीं जानता था, और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग तो उसकी पूजा करते थे, क्योंकि बिजनेस में उसे लीजेंड के तौर पर माना जाता था। अपने सामने खड़े हुए उससे इंसान को वह लड़की और पलक होकर देख रही थी। अर्जुन को इस चीज की आदत बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सामने ही लाता है और बोलता है, हेलो मिस, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वह लड़की होश में आती है, जिसका नाम लिली था। लिली बोलती है, सॉरी सर, पर मैडम तो बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुकी हैं। उसकी यह बात सुनकर तो अर्जुन के सर की नसें दिखाई देने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वह फटाफट से एक फोन घुमाता है। हेलो डेविड, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे उसकी लोकेशन ट्रैक करके दो। उसके बाद अर्जुन बिना सामने वाले का जवाब सुन फोन कट कर देता है। उसने फोन कट किया ही था कि तभी उसे सामने से आयशा का फोन आता है। वह बिना एक पल की भी देरी किए फोन रिसीव करता है। वह कुछ बोलते ही वाला होता है, उससे पहले ही उसे सामने से किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। हेलो, क्या आप सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो अर्जुन का दिल धड़कन ही भूल जाता है, और वह जल्दी से बोलता है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह फोन आपके पास क्या कर रहा है? यह मेरी वाइफ का फोन है, और आप सिटी हॉस्पिटल आने की बात क्यों कह रहे हैं? सर, मेरा नाम पुनीत है। मैं उसे रास्ते से जा रहा था जहां पर मैडम का एक्सीडेंट हुआ था। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उन्हें यहां पर हॉस्पिटल लेकर आया हूं। उनके मोबाइल पर लास्ट नंबर आपका ही शो हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया है। आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाए। इतना कहने के बाद पुलिस फोन रख देता है। वही अर्जुन तो अपनी जगह पर जमकर खड़ा रहता है। गाड़ियों की आवाज की वजह से वह अपने होश में आता है।
और फिर जल्दी से अपनी चमचमाती रोल्स रॉयस में जाकर बैठ जाता है और एकदम स्पीड से वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। अर्जुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। 2 से 3 बार तो उसका खुद का एक्सीडेंट होने से बचा था, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और वह लगातार इस स्पीड से गाड़ी चलाई जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चिराग घर पर पहुंच चुका था। जब वह घर पर पहुंचता है तो उसे लिविंग हॉल के सोफे में एक छोटा सा फिगर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि किसी खरगोश से काम नहीं लग रहा था। चिराग आज बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन अपने सामने बैठी हुई उसे चूहिया को देखकर उसकी थकान कहीं गायब ही हो गई थी। नंदिनी इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। वह किसी मासूम बच्चे से काम नहीं लग रही थी और सामने चल रही टीवी में डोरेमोन देख रही थी। जैसे जैसे टीवी में साइंस बदल रहे थे, वैसे वैसे नंदिनी के एक्सप्रेशंस भी बदल रहे थे। डोरेमोन कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज डोरेमोन आ जाओ ना। ये बोलकर नोबिता रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। तभी डोरेमोन अपनी टाइम मशीन वाली ड्रावर में से बाहर निकलता है और नोबिता को रोते हुए देखकर बोलता है, नोबिता तुम हर बार रोती क्यों रहते हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? डोरेमोन मुझे इस बार क्लास में सच में फर्स्ट आना है, प्लीज मेरी मदद करो। चिराग नंदिनी के चेहरे पर हर एक भाव को बहुत ध्यान से देख रहा था और वह ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है कि वह कार्टून देखने में इतनी ज्यादा बिजी है कि घर में कोई आया है या नहीं आया है उसे कोई लेना देना ही नहीं। चिराग अपना बैक साइड टेबल पर रख देखता है और फिर धीमी कदमों से जाकर नंदिनी के सामने खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोलता है, मुझे तो किसी ने फोन करके बताया था कि तुम बहुत ज्यादा बोर फील कर रही हो। क्या यही तुम्हारी बोरियत है जिसके लिए मैं दौड़ा दौड़ा ऑफिस से तुम ही मिलने के लिए आया हूँ? अचानक से किसी के बोलने से नंदिनी एकदम से घबरा जाती है। चिराग जब ये देखता है तो वह एकदम से उसके बगल में बैठे हुए बोलता है, अरे क्या हुआ नंदिनी? मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डरना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। ये कहकर चिराग अपने दोनों कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। नंदिनी जब ये देखती है तो वह थोड़ी राहत की सांस लेती है और फिर जब वह चिराग को अपने सामने इस तरह से कान पकड़े हुए देखती है तो वह अपने दोनों हाथ आगे बढ़कर उसके हाथों को नीचा कर देती है और बोलती है, नहीं आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं बोर फील कर रही थी, लेकिन जब नज दीदी से मैं इस बारे में कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकती हूँ, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनकर चिराग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, क्या तुम्हें सच में ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर लेकर जा सकता हूँ। बाहर जाने की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह चमकती हुई आंखों से चिराग को देखते हुए बोलती है, क्या हम सच में बाहर जा सकते हैं? क्या मैं अभी ठीक लग रही हूँ? क्या मुझे तैयार होकर आना चाहिए? पर मेरे पास तो ज्यादा कपड़े ही नहीं है। चिराग उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और अपने मन में बोलता है, यार मुझे इसकी बातें इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? इसके पास तो सच में कपड़े नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे आज शॉपिंग करने लेकर चलता हूँ। इतना सोचते ही चिराग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। वैसे नंदिनी सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त एक नॉर्मल पुलका डॉट वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उसकी नील और से नीचे तक आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। उसके बाल बहुत ज्यादा सिल्की और शाइनी थे। चिराग उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। जब वह बाहर जा रहे थे तब नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या मुझे आयशा दीदी को फोन करके बता देना चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए, वरना वह मुझे बहुत डांटेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर चिराग को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए ही बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो कि भाभी तुम्हें डांटेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसकी यह बात सुनने के बाद अब नंदिनी उससे एक भी सवाल नहीं करती है और जाकर चुपचाप से पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। चिराग भी ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और गाड़ी चलाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। अर्जुन की गाड़ी जैसे ही अस्पताल के सामने रुकती है,
वह भागते हुए अस्पताल के अंदर जाता है। यहाँ पर आने से पहले उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, इसलिए किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं था कि वह कौन है। लेकिन फिर भी उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी किसी से भी छुपी नहीं थी और वह इस वक्त किसी हीरो की तरह भागते हुए आ रहा था। उसके भागने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। वह अभी इतने ज्यादा टेंशन में था कि उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि अस्पताल के अंदर लिफ्ट नाम की चीज भी होती है। वह भागते हुए ही सीधा फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां का एड्रेस पुनीत ने उसे दिया था। अर्जुन भागते हुए ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर की जीन्स और साथ में व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक फाइल लगी हुई थी। क्या क्या तुम पुनीत हो जिसने मुझे फोन किया था? पुनीत अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान को देखा है जिसने इस वक्त एक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी ब्रांड का था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, इसका साफ मतलब ये था कि वह शायद कोई बिग शॉट था। उसने अभी जो भी एक्सेसरीज पहनी थी, चाहे वह अपने हाथों में पहनी हुई खानदानी रिंग हो या फिर अपने हाथ में पहनी हुई एक्सपेंसिव घड़ी हो या अपनी कमर में पहनी हुई लिमिटेड एडिशन की बेल्ट हो, पुनीत एक लड़का था और उसे महंगी चीजों का बहुत शौक भी था, लेकिन बेचारा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन उसे हर एक चीज की जानकारी बहुत अच्छे से थी। वह देखकर ही बता सकता था कि अर्जुन बहुत ज्यादा पावरफुल और अमीर इंसान है। स्टोरी प्रमोशन। लव अगेन स्टार्ट विद फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ने रहिए इस स्टोरी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।